तो अब देखो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि वेलोसिटी ऑफ गैस लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस का फॉर्मूला ये होता है लाप्लास करेक्शन के बाद। वहां पर P था प्रेशर ऑफ गैस और वो क्या था, डेंसिटी ऑफ गैस। ये था कि नहीं था? ठीक है। अब इसके बाद सुनो, तो अब देखो इसका एक और फॉर्मूला निकालेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर के टर्म्स में है। ये किसके टर्म्स में है फॉर्मूला? प्रेशर के टर्म्स है। ठीक है। अब एक मिनट और सुनो, इसी फॉर्मूले को हम टेम्परेचर के टर्म्स में निकालेंगे। ये गैसेस के लिए फॉर्मूला है। ये वेलोसिटी किसकी है बेटा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ गैस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी गैसेस में है। अच्छा, अब एक चीज सुनो, गैस है तो आइडियल गैस है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। जब हम यहां पर बेटा आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर हम इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 ले रहे हैं, एन कितने ले रहे हैं? 1 मोल्स, तो आप क्या कह सकते हो? एन अगर यहां पर 1 हो गया तो पीवी इक्वल्स टू आरटी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो यहां से जो प्रेशर है गैस का वो क्या आ जाएगा? बोलिए, आरटी अपॉन वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें प्रेशर हटाना है और टेम्परेचर के टर्म्स में लाना है, तो हमने जो इक्वेशन निकाली प्रेशर की आर टी अपॉन वी, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 1 में रख दीजिए। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बोलिए, गामा। पी की जगह क्या रख देंगे? बोलिए, आर टी अपॉन वी इंटू रो। अब सुनो, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। तो याद करो आप, जब आप वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम, देखो स्मॉल v है वेलोसिटी, कैपिटल V है वॉल्यूम। स्मॉल v क्या है बेटा? स्मॉल v इज द वेलोसिटी एंड कैपिटल V इज द वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर भी मास होगा, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर मास होगा। कैपिटल M लिखेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम किसका है? 1 मोल का है, तो ये मॉलिक्यूलर मास होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की जगह हम मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस का एक और फॉर्मूला आ गया, गामा आर टी अपॉन एम। ये आ गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ये है बेटा। ठीक है। तो अब आप समझो दो फॉर्मूले हैं। टेम्परेचर के टर्म्स में कहो लाप्लास फॉर्मूला जो था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस का, वो गामा आर टी अपॉन एम है, जहां एम गैस का मॉलिक्यूलर मास है और एक प्रेशर के टर्म्स में। अब हम ये देखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किन किन फैक्टर से, द फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस डिपेंड्स। वेलोसिटी फैक्टर्स ऑन विच वी डिपेंड्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस किन किन फैक्टर से चेंज होती है वो हमें देखना है। तो सुनो, सबसे पहले आपको यहां से इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि प्रेशर पे डिपेंड करती है, लेकिन बेटा अगर सच में देखा जाए तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। मैं उसका रीजन बताता हूं। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर हम यही लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। दिख रहा है लेकिन नहीं होगी डिपेंड। उसका रीजन सुनो बेटा। एक देखो, जब आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं, तो बताओ डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्वाभाविक है, जब आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ये कंफर्म है। तो जैसे अगर आपने प्रेशर को डबल किया तो 2p हो गया, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली 2 रो हो जाएगी कि नहीं? 2 से 2 कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो इसीलिए व्हाई द वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीज या डिक्रीज जब आप करते हैं प्रेशर को, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, द सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डेंसिटी। ठीक है, उतने ही अमाउंट में जितना प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा तो उतना ही डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। हेंस नो इफेक्ट, समझ गए, ऑन वी। वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप समझ गए वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रेशर। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो डेंसिटी चेंज होती है, लेकिन डेंसिटी चेंज करने से जरूरी नहीं है प्रेशर चेंज
हो, प्रेशर चेंज, डेंसिटी चेंज करने से प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेशर चेंज करोगे तो डेंसिटी अपने आप होगी। ठीक है, तो पहला फैक्टर देख लिया, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूले से दिख रहा था। दूसरा फैक्टर सुनिए, दूसरा फैक्टर क्या दिख रहा है? दूसरा फैक्टर हम टेम्परेचर देखेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ये भी तो फॉर्मूला हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस का। तो यहां से आपको दिख रहा है आर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होता है गैस का। तो यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। व्हाट इज टी बेटा? टेम्परेचर। यहां से क्या दिख रहा है, मतलब अगर आपकी जो गैस का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो उसके अंदर जब एक साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो ज्यादा वेलोसिटी से करेगी। टेम्परेचर साउंड वेव का कम है, तो जिस वेलोसिटी से उसमें ट्रेवल करेगी वो कम करेगी। मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस ज्यादा होती है। एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस कम होती है। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें चाहें तो और भी फैक्टर्स बना सकते हैं कि कितना चेंज होता है 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए वो, लेकिन मेन अभी हम सिर्फ टेम्परेचर पे बात करते हैं। तीसरा फैक्टर सुनो, डेंसिटी वाला देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, डेंसिटी चेंज करने पे प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेशर चेंज करने पे डेंसिटी चेंज होता है। तो जो तीसरा फैक्टर हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, है कि नहीं है? मतलब क्या है, अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा है तो उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड कम है, और अगर डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है। दिस इज द थर्ड फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर हो गया। इसके बाद एक और फैक्टर है, ह्यूमिडिटी पे देखते हैं। बेटा आपको कोई ये चीज केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी कि जो मॉइस्ट एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, पता है ना? पढ़ा है, ठीक है। जिसमें वाटर वेपर आ जाते हैं, जब एयर इज अ गैस, तो गैस में मतलब मॉइस्ट गैस की डेंसिटी कम और ड्राई गैस की डेंसिटी ज्यादा। अब सुनो, ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर देखते हैं। बारिश जैसे सर्दियों के समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ जाते हैं एयर में, तो मैं आपको अगर कहूं कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पर डेंसिटी ऑफ गैस घटती है, हाँ या ना? और डेंसिटी ऑफ गैस घटने पे आपने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है, तो मैं सीधा रिलेशन ये बना दूंगा कि अगर गैस की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मतलब किसकी ह्यूमिडिटी, सॉरी किसकी गैस, हाँ गैस, अगर ह्यूमिड ज्यादा है, मतलब ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैसेस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट गैस विल इंक्रीज। एंड जब ह्यूमिडिटी कम होगी, बताओ, ड्राई है मतलब ह्यूमिडिटी कम है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी कम है। समझ गए? तो आप सीधा ऐसे याद रख सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, इसलिए सुनो सर्दियों के समय हॉर्न जल्दी सुनाई दे जाता है कार का, क्योंकि कार का हॉर्न है, मतलब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है एयर में, तो हमें लगता है शांति है इसलिए जल्दी सुनाई देगा, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर एज कंपेयर टू ड्राई एयर। ठीक है, एक और फैक्टर है पांचवा, विंड की वेलोसिटी। देखो हवा चल रही है, मान लो वेलोसिटी ऑफ विंड W है, तो इस फैक्टर को सुनो कैसे समझोगे, जैसे मान लो तुम्हारी साउंड की वेव ऐसी जा रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, हाँ, और विंड कैसी चल रही है, इसी सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में विंड चल रही है, तो बताओ नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330, हाँ 330 है, और ठीक है 330 है और विंड है 20, तो 350 हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो रहा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसी है, विंड की वेलोसिटी अपोजिट है, तो नेट वेलोसिटी क्या बचेगी, v माइनस डब्ल्यू होगी कि नहीं होगी? लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जो हवा चल रही है वो सेम या अपोजिट चले, नहीं, किसी एंगल पे भी तो चल सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सुनो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसी है और विंड ऐसी चल रही है, तो आप यहाँ कॉम्पोनेंट लोगे, विंड का इसके सेम डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना आएगा, कॉस थीटा, और ये वाला फैक्टर कुछ काम करेगा साइन थीटा, नहीं। तो अब कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बोलो, v प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। लेकिन अगर हवा ऐसी चल रही है, सुनो ये ऐसी चल रही है और ये थीटा है, तो फिर कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ, कॉस थीटा। लेकिन अब कॉस थीटा अपोजिट में हो गया, तो नेट वेलोसिटी क्या बचेगी बोलो, आए समझ में? क्लियर है? तो दैट विल बी अ फैक्टर कि किस तरफ चलेगी, इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। तो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन
अब सुनो, इतना क्लियर है? तो दिस हैज बीन द एंड ऑफ दिस पार्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। नेक्स्ट हेडिंग है प्लेन प्रोग्रेसिव। इसमें 3 हेडिंग बची हैं बेटा बस, और ये खत्म है, ये भी ठीक है, सिलेबस कंप्लीट। प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन पार्ट टुमारो। रोटेशन की क्लास है कल 10 बजे रात को, ठीक है, रिवीजन चलेगा उसमें। कल से हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। वैसे तो कल वैसे आपकी MWF में होगी रिवीजन क्लास, आज नहीं, लेकिन कल से शुरू करेंगे, कल होगी। और फिर एक एक मैं आपको आज स्केड्यूल शेयर कर दूंगा आपके साथ व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या कर रहे हैं बेटा, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। अब ये क्या होती है मैं बताता हूँ बेटा। यही जो साउंड वेव अभी हम कह रहे थे, जो मैकेनिकल वेव हमारी होती है, वो क्या होती है, वो एनर्जी ट्रांसफर करती है ना एक जगह से। मैं बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज पहुंच रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव ही है तो है। मतलब जो मैकेनिकल वेव होती है वो प्लेन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में चलती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज जा रही है, तो बहुत सारे एक प्लेन में चलती है। प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रही है तो प्रोग्रेस कर रही है। सिंपल हार्मोनिक वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा एक बहुत सारे एक साथ पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं जब एक वेव फॉर्म होती है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट करते हैं और वेव बनती है, तो अल्टीमेटली सारे पार्टिकल्स एसएचएम मोशन करते हैं कि नहीं, अल्टीमेटली वही सारे पार्टिकल्स बहुत। तो याद रखो, जब एक प्लेन प्रोग्रेसिव जो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव जो हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव, दे ऑल आर प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, क्योंकि वो अपनी एक एनर्जी को प्रोग्रेट, मतलब वेव प्रोपोगेट करती है, वेव ट्रेवल करती है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। लेकिन अब सुनो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या होगी वो हमें देखना है, ठीक है। अब सुनो, इसकी इक्वेशन मैं पहले आपको सीधे बताऊंगा, फिर कैसे आई वो बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज समझो, आप जब एसएचएम पढ़ते थे तो एक सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता था कि नहीं, हाँ, ऊपर गया नीचे गया। तो एसएचएम में इक्वेशन क्या आती थी, ए साइन ओमेगा टी, याद है। इंस्टेंटेनियस टाइम होता था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता था, अलग अलग समय पर पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे होगा और डिस्प्लेस कर रहा है, हाँ या ना, ये पता था। तो यहाँ वेरिएबल कितने थे, एक, अलग अलग समय पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन बेटा सुनो, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में पीपीएसएचडब्ल्यू को क्या कहता हूं मैं इसको शॉर्ट में, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, पीपीएसएचडब्ल्यू। तो प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव में क्या एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक है, तो बहुत सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं और एक वेव फॉर्म हो रही है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो यहाँ जो वेव है वो दो चीजों में वेरिएबल होती है, एक्स और टी। जैसे हमने एसएचएम में देखा तो सिर्फ वेव किस में है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी, मतलब टी पे कर रहा था। क्यों, क्योंकि एक ही पार्टिकल है। तो यहां एक्स क्या है, एक्स है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, टी क्या है, टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, किस समय की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जब बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई पार्टिकल, तो आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा भैया हमें एक्स 1 मीटर वाले वाले पार्टिकल को देखना है, फिर उसका ऑसिलेशन देखना है। तो यहां दो चीजों में वेरिएबल होगी, व्हाट इज एक्स, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। समझ में आया, किस पोजीशन के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की, वो सिर्फ टाइम में वेरिएबल नहीं होगी, वो दो फैक्टर्स है जिनमें वेरिएबल होगी, वो एक्स और टी है। समझ गए क्यों दो में है। तो व्हाट विल बी योर एक्स, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किस पार्टिकल की पोजीशन आप देख रहे हैं, और आपका टी क्या होगा, वो तो टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम, किस समय पर आप देख रहे हैं। तो वाई एक्स कॉमा टी। अब इसकी इक्वेशन पहले सीधी याद रखनी है, फिर आई कैसे मैं बताऊंगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा आप सुनो, लेकिन वेव हमें यहां पर जो हमारे सिलेबस में बात होती है, हम दो वेव देखेंगे, एक प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक माइनस एक्स। तो अभी हम जो प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं, इट इज प्रोपोगेटिंग, इट इज प्रोग्रेसिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स में जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। तो एक वेव तो ये है। अब इसके 3 फॉर्म निकालेंगे, पहला आपको सीधा याद रखना है, पहले समझ गए। सुनो, अब इसमें सब सारी चीजें समझो क्या है। ए है एम्पलीट्यूड, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा पता है एंगुलर वेलोसिटी,
या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। टी तो पता ही है, इंस्टेंटेनियस टाइम। के है वेव नंबर, बताया था एंगुलर वेव नंबर, वही है। और एक्स क्या है आपका, एक्स और टी तो वेरिएबल है, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन, समझ में आया, क्लियर है। अब आप कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखोगे अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस आता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं पहले इसके 3 फॉर्म सिखाऊंगा, 1 मिनट रुको पहले समझ लो। ये अभी एक फॉर्म हुआ, अब इसके सुनो 2 फॉर्म और है, दोनों फॉर्म और देखते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है बेटा, मुझे एक चीज बताओ, ओमेगा की जगह मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकता हूं, फॉर्मूला पढ़ा था, टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। याद रखना स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है और कैपिटल टी टाइम पीरियड है। दूसरी चीज वेव नंबर के क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, पढ़ा था। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दूं, अब मैं y अकेला लिख रहा हूं, अच्छा y पता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो तो, अब x और t नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है x और t में वेरिएबल है, ये वैल्यू रखो, 1 मिनट देख लो यहाँ। ओमेगा की जगह क्या रखा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी अलग है, माइनस के की जगह क्या रखा, 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। बेटा यहां से आप एक काम करिए, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, टी अपॉन टी और एक्स अपॉन लैम्डा, हो गया। ये दूसरा फॉर्म बन गया। ये किस फॉर्म में है, ये वेवलेंथ के फॉर्म में, समझ गए कि टाइम पीरियड और वेवलेंथ के फॉर्म में। कितने फॉर्म हो गए, 2, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। अब तीसरा फॉर्म और सुनो, तीसरा फॉर्म क्या होगा, पहला फॉर्म समझ गए, लेकिन मेन यही याद रखना, अगर ये याद है तो और फॉर्म बन जाएंगे। अब तीसरा फॉर्म सुनो हमारा क्या है, हम यहां पर जबरदस्ती लैम्डा कॉमन निकालेंगे एंगल में से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, लैम्डा। क्यों निकालेंगे, सुनो, तीसरा फॉर्म बनाना है, वेलोसिटी के टर्म्स में आएगा तीसरा फॉर्म। मैंने जबरदस्ती लैम्डा कॉमन निकाल लिया, बेटा यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं है, अपॉन लैम्डा नीचे निकाल लिया, डिवाइड में लैम्डा बाहर निकाला, तो यहाँ लैम्डा नहीं है, तो लैम्डा का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, माइनस, वहां लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो एक्स बचा। अब याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, पढ़ा था कि नहीं, वेवलेंथ रिलेशन, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड टाइम पीरियड, होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा अपॉन टी होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। अगर यही काम मैं यहाँ कर दूं, लैम्डा अपॉन टी की जगह क्या रख दूं बेटा, v रख दूं, तो बताओ y की इक्वेशन क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन, a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा, क्या बचेगा अंदर, वी टी और माइनस एक्स, आ गया, तीसरा फॉर्म आ गया। कितने फॉर्म हो गए, 3। तो बेटा कभी कभी वेलोसिटी के टर्म्स में, कभी टाइम पीरियड के टर्म्स में, कभी ओमेगा के, मेन आपको वो याद रखनी है। अगर एक फॉर्म याद है तो 2 फॉर्म अपने सुनो, अगर ये 3 फॉर्म, अब ये प्लस एक्स में जा रही, अगर यही प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव माइनस एक्स में जा रही तो क्या फॉर्म होंगे, सुनो आगे देखो, कुछ नहीं करना है। अगर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो वहां जो तीनों फॉर्म में बेटा माइनस आया था यहां प्लस आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस एक्स मतलब राइट टू लेफ्ट जा रही है, प्लस एक्स मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो यहां सुनो पहला फॉर्म क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, माइनस की एक्स की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब अगर प्लस एक्स में जा रही है तो माइनस आता है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस आता है। दूसरा फॉर्म ए साइन, अब मैं सीधा लिख रहा हूं कॉमन लेके, 2 पाई कॉमन ले लिया, टी अपॉन टी एक्स अपॉन लैम्डा, समझ गए। तीसरा फॉर्म ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉमन ले लिया, वी टी, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो अब बेटा आपको अगर एक याद है, बस सिर्फ एक याद है इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आप और 5 फॉर्म बना सकते हो। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो दिस इज, अच्छा अब ये इक्वेशन आई कहां से थी, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली इक्वेशन देखते हैं।
तो वी विल सी द एक्सप्रेशन ऑफ, थोड़ा सा समझ में हो सकता है कौन ना है, वैसे ये पूछते भी कम है एक्सप्रेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, लेकिन हम एक बार निकाल लेते हैं कहां से आया। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेव है, बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और एक वेव फॉर्म हो रही है और वेव आगे जा रही है। मान लीजिए वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, दिस इज वी बेटा, व्हाट इज वी, द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव कहाँ जा रही है बोलिए, किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स में। ठीक है बेटा, एक चीज और जो आपको याद रखना है, जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट करते हैं तो एक वेव बनती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो होती है वी, क्या है, वेव की वेलोसिटी। लेकिन एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है, जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं जिसके कारण एक वेव फॉर्म हो रही है, तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। तो आपको क्या लगता है, पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी सेम होती है? नहीं, नहीं बेटा, पार्टिकल अलग तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, वो एसएचएम वाली जो होती है। तो अभी हम आगे जाके करेंगे भी, तो ये जो v है वो वेव की वेलोसिटी है, नॉट द पार्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, अब एक चीज सुनो, हम एक पार्टिकल, सुनना ध्यान से, हम एक x इक्वल्स टू 0, यहाँ जो पार्टिकल है, ओरिजिन पे जो पार्टिकल है, हम पहले इसको देख रहे हैं, और इसका x इक्वल्स टू 0 पर एक पार्टिकल है, ओरिजिन पर एक पार्टिकल है, उसको देख रहे हैं, और उसके बाद एक और पार्टिकल को बेटा हम देखेंगे, कहीं का भी ले लेंगे, वो यहाँ का ले लेंगे, यहाँ का ले लेंगे। तो मान लीजिए एक और पार्टिकल ले लेंगे हम, p पार्टिकल ले लेंगे जो यहाँ पर है, और जो p पार्टिकल है मान लीजिए वो कितनी दूरी पे, ओरिजिन से x दूरी पर है, एक दूसरा पार्टिकल लिया और फिर उसका ऑसिलेशन देखेंगे कैसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले कंसीडर, एक ये प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव मान ली, पहले कौन से पार्टिकल को हम देखेंगे, x इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल है, और उसका फिर ऑसिलेशन देखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखेंगे, एक पार्टिकल जो यहाँ है फिर वो ऑसिलेट कर रहा है। तो कंसीडर अ पार्टिकल एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालते हैं, इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालते हैं। क्या होगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलिए, y इक्वल्स टू a, सिंगल पार्टिकल है ना, a साइन ओमेगा t, बोलो पहले तो ये होगी कि नहीं, दिस इज t समय, एट एन इंस्टेंट t, ये भी लिख सकते हो, एट एन इंस्टेंट t समय पर देख रहे हैं, t समय पर उसकी जो इक्वेशन है वो इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट एन इंस्टेंट t, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t होगी, बोलो हाँ या ना, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन उसकी होगी। अब बेटा, अब हम अब मुझे बताओ, p पार्टिकल, जब ये वाला पार्टिकल, सुनो क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो पहले ये पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू हो गया, फिर ये थोड़ी देर बाद होगा, फिर ये होगा, मतलब ये जो पार्टिकल t समय पर जो ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब अल्टीमेटली इंस्टेंटेनियस टाइम पे आपने इस पार्टिकल का और वो देखा, लेकिन अब जब ये वेव आगे प्रोपोगेट करेगी, फिर ये जो p वाला जो पार्टिकल है वो तो इसके बाद में ऑसिलेट करना शुरू करेगा ना, कितने समय बाद, जब ये वेव यहां तक पहुंच जाएगी। वेव की वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी से चल रही है, तो मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है t इंस्टेंट बाद इस पार्टिकल पे यहां पर पहुंचेगी वेव, तो आप अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इतना लिखो पहले, अब थोड़ा समझना, थोड़ा कंसेप्चुअल यहाँ दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल p को देख रहे हैं, तो सुनो, कंसीडर अ पार्टिकल एट पॉइंट p, ठीक है,
कंसीडर अ पार्टिकल, किस पॉइंट पे देख रहे हैं बेटा, पॉइंट पी पर, कितनी दूरी पर है ओ से, एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है, डिस्टेंस एक्स पर। तो अब हमने जैसे आपको क्या बताया कि एक वेव प्रोपोगेट करना शुरू करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, बोलो। तो सबसे पहले ये पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, तो ये वाला जो पी वाला पार्टिकल है वो कितने समय बाद ऑसिलेट करना शुरू करेगा बताओ। जब टाइम निकाल दें यहां तक, जब वेव पहुंचेगी, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x, और किस वेलोसिटी से चल रही है वेव, v से, तो द टाइम व्हेन द पार्टिकल p स्टार्ट ऑसिलेटिंग, वो लिखते हैं। तो ये रब कर सकता हूं क्योंकि यहीं करना पड़ेगा मुझे ये काम। तो अब देखिए फिर अगला पॉइंट क्या आएगा, द पार्टिकल p स्टार्ट ऑसिलेटिंग कितने समय बाद, आफ्टर, टाइम कैसे निकालेंगे, t1 मान लो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, आफ्टर x अपॉन v टाइम और पार्टिकल p। बोलो ए पार्टिकल एट ओ, जो ओ वाले पार्टिकल के इतने समय बाद ऑसिलेट करना शुरू करेगा कि नहीं, बोलो। ठीक है, क्लियर है, हाँ। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, अब मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सुनो किसकी निकाल रहा हूं, पी वाले की निकाल रहा हूं। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि डिस्प्लेसमेंट, फिर किस इंस्टेंट पर देख रहा हूं पी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, टी इंस्टेंट पर। लेकिन वो जो टी इंस्टेंट आएगी, जैसे मान लो मैंने ओ वाले पार्टिकल का 3 सेकंड बाद देखा था, कहां था, तो इसका 3 सेकंड बाद उसी समय पर देख रहा हूं। लेकिन बेटा ये जब ऑसिलेट करने की कितनी देर बाद शुरू करेगा, इतने समय बाद करेगा कि नहीं, हाँ या ना। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ओ वाले पार्टिकल की, जीरो वाले पार्टिकल की ये है, तो जो x दूरी पर जो पार्टिकल है उसकी जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में टाइम t नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टिकल क्या है, देखो मैं अभी आ जाएगा समझ में। तो आप लिखो, एक लाइन लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट PRTICLE, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट P, ठीक है, एट इंस्टेंट t, t इंस्टेंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा। आप इसको कंपेयर किससे करना है, सुनो, एट इंस्टेंट t, इट इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट it is equals to the displacement of particle at O, it is equals to the displacement of particle at O, कितनी, अच्छा अब ये बताओ मुझे, ये टी इंस्टेंट पर जो इसका पी का देख रहे हैं ओ से कंपेयर कर रहे हैं, तो ओ से कितनी देर बाद उसने ऑसिलेट करना शुरू किया, एक्स अपॉन वी समय या t1 समय बाद। तो इट विल बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओ एट, हाँ, एट टाइम या एट इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना, t माइनस एक्स अपॉन वी, हाँ या ना। बोलो एक्स अपॉन वी समय बाद शुरू किया, तो अगर इसके रेफरेंस में देखोगे तो जो t समय पे देख रहे हो इसका, तो इसका भी अगर उसी समय पे देखोगे तो वो x अपॉन वी कम करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी कुड से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा, पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी जो इक्वेशन है उसमें t की जगह क्या रख दो, y इक्वल्स टू t की जगह क्या रख दो बेटा, ओमेगा वही रहेगा, t की जगह क्या रख दो, t माइनस एक्स अपॉन वी। तो ये किस पार्टिकल की इक्वेशन आ गई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, जनरल पार्टिकल की आ गई, क्योंकि हमें जनरल पार्टिकल की निकालनी पड़ेगी, कोई स्पेसिफाइड पार्टिकल की नहीं निकाल सकते। तो ये आ गई। अब आपको सर ये तो वो फॉर्म है ही नहीं है, 1 मिनट में वो फॉर्म आ जाएगा कैसे, ओमेगा का या आप ओमेगा की वैल्यू क्या रख दो, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रख दो, उससे कर लो, या ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उससे कर लो। चलो ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं अगली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए साइन ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा टी माइनस एक्स ओमेगा अपॉन वी, ये आ गया कि नहीं। हाँ बेटा एक याद रखो, वेव नंबर का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा अपॉन वी भी वेव नंबर होता है, याद रखना। ओमेगा का एक 2 पाई अपॉन लेमडा भी होता है वेव नंबर का, और ये भी फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ x क्या रख देंगे आप उसकी जगह, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लो फॉर्म आ गया, ठीक है। तो हमने पहले पी ओ ओरिजिन का जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओ को पी पाउंड के जो पार्टिकल को वो से कंपेयर किया, तो टी माइनस एक्स अपॉन वी कर दिया और जवाब मिल गया। तो दिस विल बी योर जनरल एसएचएम, सॉरी प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशन होती है वो बेटा हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ, आगे सच में। अब इसके बाद ये पूरा एक पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। इसमें अब जो अगली हेडिंग आने वाली है वो है बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का सुपरपोजिशन, इसमें बस दो ही हेडिंग बची है, सुपरपोजिशन है, बीट्स है और स्टैंडिंग वेव्स है, ठीक है। तो अभी ये